जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो इजराइल है, यानी इजराइल एक बोल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट एशिया का कंट्री है। इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि हमारा जो ईरान, जो कि एक क्या है, इस्लामिक कंट्री है, मतलब यानी हम बोल सकते हैं कि इजराइल जो है वो क्यों नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट क्या है, और ईरान जब जब भी अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाता है तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को उसको क्या कर देता है इजराइल, उसका कभी ना कभी उसके प्लान को क्या कर देता है, फेल कर देता है। एक बार तो इजराइल ने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही मार दिया और एक बार उसका कंप्यूटर ही हैक कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इजराइल है, जो कि हमारा कहाँ है, इजराइल एक मिडिल ईस्ट एशिया का क्या है, कंट्री है, जहाँ पे क्या रहते हैं, ज्यूस रहते हैं। ज्यूस कौन होते हैं, यहूदी होते हैं। ठीक है, आज बोल सकते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड का जो मनी कंट्रोल और टेक्नोलॉजी कंट्रोल है वो कौन करे, ज्यूस करे। ज्यूस का जो बोल सकते हैं कि दिमाग है वो बहुत क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इजराइल है, आखिर इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने, यानी क्यों नहीं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा मिडिल ईस्ट एशिया में क्या है, एक देश है। यहाँ पे आपको इजराइल देख, मतलब मैप में देख लेना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे आप अगर एटलस में देखोगे अपने, तो एक मिडिल ईस्ट एशिया में बहुत छोटा सा क्या है, कंट्री इजराइल है, और यहाँ पे क्या है, ईरान है। तो ये इजराइल जो है ये कभी नहीं चाहता कि जो ईरान है, ईरान एक परमाणु देश बने। क्यों? क्योंकि अगर ईरान परमाणु देश बन जाता है, यानी उसके पास न्यूक्लियर बम आ जाता है, तो वह क्या करेगा, जो हमारा ईरान है, ईरान ईरान क्या करेगा कि देखो यहाँ पे ईरान क्या करेगा कि मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा इजराइल है, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा इजराइल है और यहाँ पे क्या है, हमारा ईरान है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो इजराइल है, इजराइल कभी नहीं चाहता कि ये जो हमारा ईरान है वह क्या बने, एक न्यूक्लियर, यानी उसके पास परमाणु बम आए। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आएगा, तो जैसे इसके पास परमाणु बम बनेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे बोल सकते हैं कि हमारे जो हमास के जो बोल सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है, जो हमास है, देखो जो हमास है, और बोल सकते हैं कि जो हुती विद्रोही है, और कौन है, हमारे हिजबुल्ला है, हिज अबुल्ला। ठीक है, तो हिजबुल्ला ये सब क्या है, हमास, हुती और हिजबुल्ला क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्ला कहाँ का आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्ला आपका लेबनान का आतंकवादी संगठन है, और हमास आपको पता ही होगा कि फिलिस्तीन का है, जो कि अपने क्या बोलते हैं कि अपने फिलिस्तीन यानी अपने देश के लिए क्या करता है, लड़ता है, कि यह कहता है कि हमें अपने देश को कैसे भी लेना है इसराइल से, वो हिंसा करके ले या चाहे किसी का खून खराबा करके। ठीक है, तो हमास आपको पता चल गया कि फिलिस्तीन में है, और ये हुती क्या है, हुती एक यमन में क्या है, शिया मुसलमानों का क्या है, ग्रुप है, शिया मुसलमानों का ग्रुप है। तो चूंकि ईरान भी क्या है, एक शिया कंट्री है, तो ईरान क्या करता है कि शिया कंट्री है तो क्या करता है, इन हुती विद्रोहियों को क्या करता है, मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हुती विद्रोही है ये क्या है, यमन में स्थित एक क्या है, शिया मुसलमान है, और ये क्या है, आतंकवादियों का क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये इजराइल चाहता है कि ईरान कभी नहीं परमाणु देश बने। क्यों? क्योंकि जैसे ईरान के पास क्या बनेगा, यानी ईरान अपना परमाणु हथियार बना लेगा, तो ये क्या करेगा, हमास को दे देगा, यहाँ पे हुती को दे देगा, और यहाँ पे हिजबुल्ला को दे देगा, और जैसे इनके हाथ में क्या आ जाएगा, परमाणु बम आ जाएगा। देख लो, अब जैसे ही इनके हाथ में क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको यमन एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, यहाँ पे यमन में क्या है, हमारे कौन है, हुती विद्रोही है। हुती विद्रोही क्या करते हैं, जो कि हमारे शिया मुसलमानों का क्या है, एक ग्रुप है, और चूंकि ईरान क्या है, एक शिया कंट्री है, तो इसलिए यह क्या करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एक लेबनान में क्या है, हमारा हिजबुल्ला नाम का आतंकवादी संगठन है, और हमास जो कि फिलिस्तीन में है। तो ये तीनों क्या करते हैं ना कि इजराइल के खिलाफ है, यानी ये तीनों क्या है, इजराइल के विरुद्ध में रहते हैं। तो इनको कौन सपोर्ट करता है, इन तीनों ही आतंकवादियों संगठन को, आतंकवादी जो संगठन है इनको सपोर्ट कौन करता है, ईरान सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर इनको ईरान सपोर्ट करता है, और अगर ईरान एक परमाणु देश बन जाता है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे जो हमास है, हुती है और हिजबुल्ला है, इन सबको परमाणु बम दे देगा, और ये क्या करेंगे, इजराइल पे अटैक करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इजराइल क्या करता है कि जब भी ईरान अपना क्या करता है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हमेशा क्या कर देता है, फेल कर देता है। एक बार तो इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको ही मार दिया, और एक बार क्या किया कि उसके कंप्यूटर को ही हैक कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे यूरेनियम है, यूरेनियम से परमाणु बम बनता कैसे, तब आपको समझ में आएगा कि इजराइल ने कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फेल किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम आप इसको देख सकते हो, यूरेनियम के येलो केक भी कहा जाता है। और जो हमारा यूरेनियम है, अगर हम बोले तो यह विश्व का सबसे क्या है, महंगा पदार्थ है। ठीक है, यूरेनियम से क्या बनता है, परमाणु बम बन सकता है और बिजली बन सकता है। ठीक है, तो यूरेनियम
यूरेनियम क्या है, बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है और इसको येलो केक कहते हैं। ठीक है, तो आपको यूरेनियम का पिक्चर तो मतलब देख लिया। और अगर आप यूरेनियम को क्या करते हो, ग्लास में रख के कुछ मतलब इसमें गैसें देते हो, तो ये इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अगर आप यूरेनियम को किसी ग्लास में रखकर यानी शीशा में रखकर उसमें अगर कोई गैस देते हो तो इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो इसका कलर कैसा होता है, येलो ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यूरेनियम से परमाणु बम बनता कैसे। तब आपको समझ में आएगा कि इजराइल ने कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फेल किया था। ठीक है, तो देखो हमारे जो बोल सकते हैं कि जो हमारे यूरेनियम का सूत्र क्या होता है, देखो हमें नेचर से यूरेनियम कैसे प्राप्त होता है, एक मिनट देखो, जो हमारे नेचर से यूरेनियम प्राप्त होता है वो यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 तथा यूरेनियम 235 का क्या होता है, मिक्स होता है। जो हमें प्रकृति से बोल सकते हैं कि हमें यूरेनियम प्राप्त होता है, या ये किससे हमें प्राप्त हो रहा है, या हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, या किससे हमें प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि जो हमें प्रकृति से यूरेनियम प्राप्त होता है उसमें यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 दोनों क्या होता है, मिक्स होता है। लेकिन आपको अगर परमाणु बम बनाना है या बिजली बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को आप अलग करोगे तभी क्या होगा, आपका परमाणु बम बन सकता है या बिजली बन सकता है। तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 200 क्या है, यूरेनियम 238 है, और हम क्या बताए, यूरेनियम 235 है। हमने आपको बताया क्या कि जो नेचर से हमें यूरेनियम प्राप्त होता है यह यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का मिक्सचर होता है, लेकिन अगर मिक्सचर होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको परमाणु बम बनाना है या बिजली बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस यूरेनियम 238 से इस यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगस नामक कैस्केड यानी सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक डिवाइस में इसको क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगस नामक डिवाइस है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, गोल गोल होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 दोनों को गोल गोल घुमाते हैं। जैसे आपने दही देखा होगा, दही में जब हम लोग वो गोल गोल घुमाते हैं तो उसका क्या बोल सकते हैं कि दही में जो घी होता है अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक डिवाइस में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को डालते हैं, और इसमें से क्या होता है कि जो हमारा गोल गोल घूमता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूरेनियम 235 है, यानी जो हम बोल सकते हैं कि हमारा यूरेनियम 235 है, तो यूरेनियम 235 क्या होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि अलग हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से यूरेनियम 235 को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को गोल गोल घुमाते हैं, और फिर क्या होता है कि जो हमारा यूरेनियम 235 है वो यूरेनियम 238 से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग UF6 नामक एक गैस को क्या करते हैं, मिलाते हैं, यानी हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड को क्यों मिलाते हैं कि फिर से कहीं ये यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 मिल ना जाए, तो इसको ना मिलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हेक्साफ्लोराइड नाम का गैस को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि नेचर से हमें यूरेनियम कैसे प्राप्त होता है, यूरेनियम 238 तथा यूरेनियम 235 दोनों क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें परमाणु बम बनाना है या बिजली बनाना है तो हमें यूरेनियम 235 का यूज चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक डिवाइस में क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। अब जैसे इसमें गोल गोल घुमाते हैं तो गोल गोल घुमाने से क्या होता है कि जो हमारा यूरेनियम 235 है वो क्या हो जाता है, यूरेनियम 238 से अलग हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यूरेनियम 235 से अलग हो, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 अलग हो गया, अब फिर इसे क्या करते हैं कि अब तो हमने यूरेनियम 238 से क्या कर लिया, यूरेनियम 235 को अलग कर लिया। इससे क्या कर लिया, यूरेनियम 235 को क्या कर लिया,
अलग कर लिया। अब जैसे यूरेनियम 235 को अलग किया, अभी भी यह परमाणु बम बनने के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर क्या करते हैं, फिर इसको इसका एनरिचमेंट किया जाता है, यानी इसको बोल सकते हैं कि प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। एनरिचमेंट का मतलब ये समझ लो। तो फिर इसको क्या करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं। अगर हम बोल सकते हैं कि यूरेनियम 235 को हम लोग क्या करते हैं, 5% तक इनरिच करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, 5% तक इनरिच करते हैं। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। अगर हम लोग यूरेनियम 235 को 5% तक इनरिच करते हैं तो इससे क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। और वही आप अगर यूरेनियम को 60 to 85% क्या कर लेते हो, इनरिच कर लेते हो। अगर आप यूरेनियम को 60 to 65% क्या कर लेते हो, इनरिच कर लेते हो, तो क्या बना लोगे आप, परमाणु बम बना लोगे, ठीक है। परमाणु बम बना लोगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हमें नेचर से तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 दोनों प्राप्त होता है, लेकिन आपको बिजली या परमाणु बम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यूरेनियम 238 से इस यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक डिवाइस में इसको गोल गोल घुमाते हैं, जैसे दही में मथनी को गोल गोल घुमाते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें गोल गोल घुमाते हैं और हमारा यूरेनियम 235 क्या होता है, इसमें बच जाता है, फिर इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर ये आपस दोबारा ना मिले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेक्सा फ्लोराइड नामक गैस को फीड करते हैं, यानी भरते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। देखो 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 यहाँ पे क्या है, हाँ। तो फिर हमने क्या बताया कि अब जैसे ही यूरेनियम 235 को हमने अलग कर लिया, अभी भी यह क्या हो सकता है, परमाणु बम नहीं बन सकता जब तक इसको इनरिच नहीं करते। तो अगर आप यूरेनियम 235 को 5% तक इनरिच करते हो तो आप क्या बना सकते हो, बिजली बना सकते हो। और अगर आप 60 to 85% तक इसे इनरिच कर सकते हो तो परमाणु बम बना सकते हो। देखो, तो अब बेचारा ईरान क्या कर रहा था, देखो जो हमारा ईरान है, ईरान क्या कर रहा था कि ऐसे ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना रहा था, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करके और सेंट्रीफ्यूगस नामक डिवाइस में उसको गोल गोल घुमा रहा था। तो इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने जो इसका सेंट्रीफ्यूगस नामक डिवाइस था, यानी सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक का डिवाइस जो था, उसके कंप्यूटर को ही हैक कर लिया। अगर देखो, अगर इसमें क्या होगा कि ये जो गोल गोल घूमने की इसकी स्पीड होती है वो फिक्स होती है। अगर इसका बोल सकते कि स्पीड बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर इसका स्पीड घटता है तो भी प्रॉब्लम है, आपको यूरेनियम 235 सही मिल नहीं पाएगा। तो इसका हम लोग क्या बोले कि इसका एक क्या होता है, फिक्स्ड स्पीड होता है, ठीक है। इसका फिक्स्ड स्पीड होता है, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक जो बोल सकते हैं कि डिवाइस है, इसमें यूरेनियम 235 को निकालने के लिए जो गोल गोल घुमाते हैं उसका फिक्स एक स्पीड होता है। अगर स्पीड बढ़ा और घटा तो भी प्रॉब्लम है। तो इजराइल ने किया कि ईरान ने क्या किया था कि अपना ऐसा ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाया था, और इजराइल ने क्या किया कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड नामक डिवाइस है उसके कंप्यूटर को ही क्या कर लिया, हैक कर लिया। अब वो कंप्यूटर क्या करता था कि इसके स्पीड को कभी बढ़ा देता था तो कभी घटा देता था। और अगर इसका स्पीड कभी बढ़ेगा और घटेगा तो जिससे क्या होगा कि जो हमें परमाणु बम बनाने के लिए जो हमें यूरेनियम 235 चाहिए, वह क्या होता है, ईरान को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका सेंट्रीफ्यूगस नामक जो सेंट्रीफ्यूगस कैस्केड का जो डिवाइस था, मतलब जो गोल गोल घुमा रहा था जिससे हमें यूरेनियम 235 को निकालना था, तो उसके कंप्यूटर को ही क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। अब वो कंप्यूटर क्या करता है कि इसके स्पीड को कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है, जिससे क्या होता है कि हमें यूरेनियम 235 जिससे हमें परमाणु बम बना सकते हैं वह अच्छा ईरान को प्राप्त नहीं होता है। जिस कारण क्या होता है कि ईरान का इस बार भी क्या हो जाता है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। और एक बार ईरान ने क्या किया था कि सॉरी एक बार इजराइल ने क्या किया था कि बोल सकते कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उसको ये 6 महीने से ट्रेस कर रहा था कि मतलब कहाँ जा रहा है या कहाँ खाना खा रहा है या कहाँ रह रहा है, और 6 महीने से उसको ट्रेस करते करते और फिर क्या किया, अपने हथियारों को क्या किया, ईरान में स्मगलिंग करवाया, और फिर वहाँ पे उसके कुछ एजेंट्स थे और फिर उसने उसको इकट्ठा किया, असेंबल किया हथियारों को, और फिर ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन से उसको मारा कि उसके बगल में पत्नी थी, उसकी पत्नी नहीं मरी लेकिन जो उसका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये हमेशा क्या करता है कि जब भी ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाता है तो इजराइल क्या करता है, उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, यानी उसको फेल कर देता है। 2 बार ऐसा कर चुका है, ठीक है। अब ईरान बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में क्या कर रहा है, देखो अब हम सॉरी इजराइल का हम देख रहे हैं,
इजराइल का देख रहे हैं कि जो हमारा इजराइल है, अब अपने प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है। तो इजराइल हमास वॉर में क्या हुआ है कि जो हमारे हुती है, हिजबुल्ला है और बोल सकते हैं कि हमास है, ये तीनों एक हो गए हैं और तीनों को सपोर्ट कौन करता है, ईरान करता है। ईरान इन्हें क्या करता है, हथियार की सप्लाई करता है और मिसाइलें देता है, ठीक है। ईरान ने क्या किया था कि अभी अभी इसको क्या दिया था, हुती को दे दिया था, वो क्या बोल सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल। और यह क्या किया था, जो हमारे हुती विद्रोही है यहाँ यमन से हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़ते हैं और सीधे जाके इजराइल में जाके गिर जाता है। लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक सिस्टम है जिससे वो क्या करता है, मिसाइलों को न्यूट्रल कर देता है, वहां पे उसके एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाती। लेकिन अब जैसे ही हमारे बोल सकते हैं कि हुती विद्रोहियों ने ऐसे किया, तो अब इजराइल ने क्या किया कि इजराइल देखो इतना बोल सकते हैं कि पावरफुल माइंड है इसके, मतलब इतना इसका दिमाग तेज है कि लेबनान में ना जो हमारे हिजबुल्ला है, लेबनान में बोल सकते हैं कि जो हमारे लेबनान में बोल सकते हैं कि क्या है, एक हिजबुल्ला नाम का संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ठीक है, हिजबुल्ला। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग ना, जो लेबनान के लोग थे, लेबनान के लोग अभी भी क्या करते थे, पेजर का यूज करते थे। पेजर क्या होता है, एक संचार का माध्यम है जिसमें क्या होता है कि आप बस क्या कर सकते हो, केवल मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। पेजर क्या होता है, एक संचार का माध्यम होता है और आप क्या कर सकते हो, बिना बिना किसी रेडियो सिग्नल के आप क्या कर सकते हो, वो मैसेज भेज सकते हो। पहले इसका यूज किया जा सकता था, मतलब किया जाता था, अब इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन लेबनान के लोग ना अभी भी क्या करते थे, पेजर का यूज करते थे। क्यों, क्योंकि लेबनान में क्या पाया जाता है, हिजबुल्ला आतंकवादी का संगठन पाया जाता था। तो ये पेजर ऐसी चीज थी कि जो कि हैक नहीं हो सकती थी और ट्रैक नहीं हो सकती थी। तो ये क्या था, इट इज नॉट हैकेबल एंड ट्रैकेबल, यानी यह हैक नहीं हो सकता था और ट्रैक नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो हमारे बोल सकते कि हिजबुल्ला के बोल सकते कि लेबनान के जो हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन थे या जो लेबनान के बोल सकते लोग भी थे, वो क्या करते थे, पेजर का यूज करते थे। क्यों, क्योंकि ये हैक नहीं हो सकता है, ट्रैक नहीं हो सकता है। तो अब इजराइल ने क्या किया कि ये जो पेजर जहाँ पे जिस कंपनी, यानी इसने पता किया इजराइल ने कि इस पेजर को कौन कौन सी कंपनी बनाती है, अब उस कंपनी में अपने एजेंट को भेज दिया और उस पेजर में एक ऐसा डिवाइस डाल दिया, मतलब बोल सकते कि ऐसा इसमें डिवाइस डाला कि जैसे ही उस पर एक मैसेज आता था, जैसे ही पेजर जिसके पास था वो व्यक्ति मैसेज को रिसीव करता था, बस पेजर क्या हो जाता था, ब्लास्ट हो जाता था, ठीक है। पेजर क्या हो जाता था, ब्लास्ट हो जाता था। अभी 10 दिन पहले की न्यूज है कि लेबनान में क्या हुआ है, पेजर ब्लास्ट हुआ है। अब हर लोग वहां पे ना बोल सकते कि लेबनान में हर चीज को यूज करने से डरने लगे कि पता नहीं कब कौन सी चीज ब्लास्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसने पहले तो क्या किया, पेजर को अटैक किया, मतलब पेजर को ब्लास्ट करा दिया, किसने, इजराइल ने, ठीक है। इजराइल ने क्या किया, पेजर को अटैक मतलब ब्लास्ट करवा दिया। और फिर इसने दूसरा क्या किया कि जो बोल सकते कि हमारा हिजबुल्ला का जो चीफ था, यानी हिजबुल्ला का जो लीडर था, हिजबुल्ला का जो बोल सकते कि लीडर था, हिजबुल्ला के लीडर का क्या नाम था, नसरल्ला था। नसरल्ला वो हमेशा क्या करता था कि बंकरों में छिप कर रहता था। क्यों, क्योंकि उसे डर था कि हमें कोई ना कोई मार देगा। तो वो क्या था कि अभी भी बंकर में छिप कर बैठा था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, 180 टन के बम को उसके बंकर में बोल सकते हैं कि अटैक करता है और वो जो हमारा बम था वो ड्रिल करके बंकर में जाता है और वहां पे उसको नसरल्ला की क्या कर देता है, मतलब वहां पे वो ब्लास्ट करता है, फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि जो इजराइल है, इजराइल इतना बोल सकते हैं कि पावरफुल है, उसका माइंड नहीं हम लोग अंदाजा लगा सकते। कोई कंट्री सोच भी नहीं सकता था कि इजराइल, जो कि पेजर ऐसी चीज है जो कि क्या थी, वो हैक नहीं कर सकते थे, आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, उसको क्या कर दिया इसने, उसको ब्लास्ट करा दिया, ठीक है। पेजर क्या है, हमारा एक संचार का माध्यम है। पेजर कहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, लेबनान में, ठीक है। तो इजराइल ऐसे ऐसे कारनामे करता है। आपको समझ में आ गया कि जो हमारा ईरान है यह क्यों नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने। क्यों, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा तो ईरान किसको सपोर्ट करता है, हमास को, हुती को और हिजबुल्ला को, और ये तीनों इजराइल के विरोधी खेमे है, ठीक है। और अगर ईरान के पास परमाणु बम आता है तो ये हुती और हमास और हिजबुल्ला को दे देगा, जिससे क्या होगा कि ये इजराइल पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, इजराइल तो चाहता ही है कि ईरान एक परमाणु देश न बने, इसके साथ साथ अमेरिका भी चाहता है कि ईरान एक परमाणु देश न बने। देखो यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया में कैसा बोल सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स चलता है। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो इजराइल है, यहाँ पे क्या है, इजराइल है, और यहाँ पे क्या है, आपका ईरान है, ईरान है। तो इजराइल क्या चाहता है कि कभी भी ईरान क्या हो, परमाणु देश एक ना बने, ठीक है, परमाणु देश ना बने।
क्यों हमने बताया, क्यों नहीं बनने देता है, आपको पता है, ठीक है। और इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी चाहता है कि क्या जो हमारा ईरान है वो क्या हो, एक परमाणु देश ना बने। क्यों? क्योंकि अगर हम ईरान बोल सकते हैं कि अमेरिका का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब उसके तो दुश्मन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बोल सकते हैं कि सभी दुश्मनों में से एक ईरान भी इसका क्या है, दुश्मन है। अमेरिका का बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, ईरान है। ईरान के पास नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पाया जाता है, लेकिन ईरान क्या कहता है कि हमें अमेरिका के साथ क्या करना है, कोई संबंध नहीं रखना है। इसलिए क्या करता है कि अमेरिका इस पे चिड़ा रहता है, ठीक है। तो इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान परमाणु देश न बने, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है, हमेशा इजराइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसको हथियार की सप्लाई करता है और पैसे देता है, ठीक है। तो अमेरिका कहता है, इजराइल को सपोर्ट करता है। और ईरान को सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाता है, यहाँ पर ईरान को सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाता है, रसिया आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रसिया और अमेरिका दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है। पहले क्या चलता था, कोल्ड वॉर चलता था। कोल्ड वॉर में क्या था, ये दोनों क्या थे, बहुत बड़े दुश्मन थे, अपने अपने विचारधारा को फैलाने में लगे थे। और ये क्या करते थे, प्रॉक्सी वॉर करते थे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता था कि दोनों देश आपस में नहीं लड़ते थे, किसी दो देश को आपस में लड़वाते थे, ठीक है। तो अभी भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये अमेरिका हो गया, ये क्या करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है। और जो हमारा ईरान हो गया, ईरान को सपोर्ट कौन करता है, रसिया करता है। इसके सपोर्ट करने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, हमारा रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। अब रसिया यूक्रेन वॉर में चल रहा है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा ईरान है, ईरान क्या करता है कि बहुत सस्ते ड्रोन बनाता है। और सस्ते ड्रोन बनाता है तो ये ड्रोन बनाकर क्या कर देता है, रसिया को दे देता है, जिससे रसिया क्या करता है, यूक्रेन पर बहुत सारे ड्रोन से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और रसिया क्या करता है, रसिया दे देता है ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल। इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जिससे रसिया इनको हाइपरसोनिक मिसाइल देता है कि लो तुम इस पे अटैक करो, इजराइल पे। और ईरान क्या करता है, ईरान दे देता है रसिया को ड्रोन कि तुम यूक्रेन पे अटैक करो। तो यहाँ पे भी आपको समीकरण समझ में आ गया कि जो हमारा मिडिल ईस्ट एशिया है, वहां पे हमारा जियो पॉलिटिक्स कैसे चलता है, कि यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करता है हमारा रशिया, और यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। अगर हम बोल सकते कि मिडिल ईस्ट एशिया में अगर इजराइल को कोई टक्कर देने वाला कंट्री है तो वो कौन है, बस हमारा ईरान है। नहीं तो सब छोटे छोटे देश बाकी सब ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या बताया कि जो हमारा इजराइल है क्यों नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने, ठीक है। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो ये हमास को, हुती को और हिजबुल्ला को दे देगा। और जैसे उनको देगा, उनके हाथ में परमाणु बम आएगा, ये क्या करेंगे, इजराइल पर अटैक करेंगे। अब जैसे इजराइल पर अटैक होगा तो इजराइल की जनसंख्या है कितनी है, 1.5 करोड़ जनसंख्या। वहां पे इसके यहाँ बोल सकते कि एक व्यक्ति की जान बहुत कीमती होती है, ठीक है। तो यह मतलब अपने बोल सकते कि राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा, जो हम बोल सकते कि वहाँ के व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा क्या डेडिकेटेड है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इजराइल इस तरह क्या करता है, हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, हमेशा कोई ना कोई चीज करके। तो इसका जो बोल सकते हैं कि इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है वो क्या है, मोसाद है। अगर दुनिया में सबसे बोल सकते हैं कि कोई खतरनाक खुफिया एजेंसी है तो वो क्या है, मोसाद है। सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी क्या है, इजराइल की मोसाद। ये क्या करती है, घर में घुस के दुश्मनों को मार देती है, ठीक है। तो ये मोसाद के चलते इजराइल क्या करता है, अपने मिशन को सफल कर पाता है, ठीक है। तो आज आपको समझ में आ गया कि जो हमारा इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों है, क्यों? क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान क्या बने, एक परमाणु देश बने। अगर वो परमाणु देश बन जाएगा तो वो क्या कर देगा, जितने भी आतंकवादी संगठन है मिडिल ईस्ट एशिया में उन सबको क्या कर देगा, दे देगा। और ये आतंकवादी संगठन क्या करेंगे, इजराइल को जीने नहीं देंगे। तो इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु बम ना आए, ठीक है। और ईरान के साथ साथ इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी चाहता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ईरान है। ईरान क्यों दुश्मन है, क्योंकि ईरान के पास क्या है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। और ईरान क्या कहता है कि हमें अमेरिका के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, यानी हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है उसके साथ। तो इसलिए अमेरिका क्या करता है, इस पे चिड़ा रहता है कि अगर मान लो कि अमेरिका का इससे अच्छा रिलेशन रहेगा तो क्या मिलेगा, नेचुरल गैस मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है, ईरान एक बोल सकते कि बहुत ही बोल सकते इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है और यहाँ पे एक खेमनई शासक बनते हैं और यह क्या कर देते हैं, ईरान को पूरी तरह इस्लामिक कंट्री में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका ईरान पर हमेशा चिड़ा रहता है, ठीक है।
अब भारत क्या करता है, भारत अपना देख कर चलता है भाई कि हमें किससे फायदा है। तो हमें इजराइल से भी काम है और हमें ईरान से भी काम है। क्यों? क्योंकि ईरान से हम नेचुरल गैस लेते हैं, पेट्रोलियम लेते हैं। और जो हमारा इजराइल है, इजराइल में बहुत सारी हमारी कंपनी काम करती है वहाँ पे जाकर, और भारत के भी लोग बहुत सारे इजराइल में जाके काम करते हैं। और इजराइल से हमें क्या आता है, कुछ कुछ बोल सकते हैं कि हथियार भी आता है, जैसे आयरन डोम हो गया, मिसाइल आते हैं, ठीक है। तो हम भारत क्या करते हैं, अपना बैलेंस करके चलता है कि हमें ईरान के साथ भी अपना दोस्ती लेके चलना है और इजराइल के साथ भी अपना दोस्ती लेके चलना है, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे देश है कि क्या करते हैं, कोई ईरान को सपोर्ट करता है, कोई इजराइल को सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें भारत बहुत अच्छा है, वो अपना बैलेंस देख के चलता है कि भाई हमें ईरान को भी लेकर चलना है, इजराइल को भी लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे काम के हैं। ईरान से हमें क्या आता है, नेचुरल गैस आता है, पेट्रोलियम आता है। और हमारा इजराइल से क्या आता है, इजराइल से हमारे बहुत सारे मिसाइल आते हैं। और हमारी बहुत सी कंपनी, जैसे अडानी की जो कंपनी है, वो जाके इजराइल में क्या करती है, काम करती है। और भारत के बहुत सारे लोग इजराइल में जाकर काम करते हैं। तो इसलिए भारत अपने बैलेंस को मतलब अपना फायदा देखता है। जैसे फायदा होता है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है। जब जिससे काम पड़े उससे हमें क्या करना रहता है, बात करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत अपना एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलता है, यह ईरान और इजराइल दोनों के फेवर में रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा कि इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट क्या है, इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने, और इजराइल ने कैसे, हम बोल सकते हैं कि एक बार इसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया और एक बार इसके कंप्यूटर को ही क्या कर लिया, हैक कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।